सर ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब तो उनको दोबारा इजाज़त मिल गई है, तो इट मीन्स के कोई ना कोई उन्होंने शवाहिद वहाँ पे दिए हैं। व्हाट डज़ इट मीन फॉर ए ले मैन कि क्या है, अब वो अपना काम जारी रख सकेंगे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े लिमिटेड है, ठीक है। वो देखिए उनकी डिग्री का जो इशू है वो कहीं और पेंडिंग है, उसकी बात नहीं है। यहाँ इशू ये था कि क्या एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज को काम करने से रोक सकता है। इस पे बड़ी जजमेंट्स हैं। आपको याद होगा जब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का केस हुआ, उसमें असद अली केस के नाम से मशहूर है वो केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने फैसला किया था उस वक्त के कि हाई कोर्ट का एक जज दूसरे जज को काम करने से किसी को वारंटों की पटिशन को वारंटो होती है कि आप कहते हैं कि जज एक जज बनने के काबिल नहीं था या जज जिसकी अपॉइंटमेंट सही नहीं है, जो भी को वारंट भी उसका इशू होता है, वो पहली तो बात ये डिसाइड करना है कि जिस आदमी ने, वो एक वकील है जो हमेशा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ भी यही वकील था और उन्होंने अभी एक इनके ख़िलाफ़ भी फ़ाइल की है पटिशन, और उससे पहले उसका मोटिव वगैरह वो तो देखा जाएगा केस में। लेकिन आप देखिए जो हैरानगी की बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने के दो फैसले, एक तो ये आया असद अली का केस 98 का केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर कहा कि हाई कोर्ट का एक जज दूसरे जज को काम करने से नहीं रोक सकता। हाँ, 184 की अगर प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है उस पर, लेकिन 184 आप जानते हैं, और 187 की खब तरामीम हो गई 26 के बाद, उसको भी उस नज़र में देखना पड़ेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है या नहीं। लेकिन इशू ये है कि ये बात थी। फिर उसका आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जब केस आया, वो रेफरेंस आया, तो उनको भी काम करने से रोक दिया गया था उस हुक्मनामे के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक जज को, एक हाई कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को, किसी को भी आप काम, अगर किसी जज को काम करने से रोकते हैं, अमाउंट्स टू रिमूवल अंडर आर्टिकल 209, और रिमूवल जज की जो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंडर आर्टिकल 209। लेकिन देखिए जो पॉइंट है कि इसमें जो हैरानगी की बात है कि अभी ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा हुआ था इनकी पटिशन से, 1 महीने 1 साल से वो पेंडिंग थी। वो ऑफिस ऑब्जेक्शन आता है, ऑफिस ऑब्जेक्शन ये था कि पटिशन मेंटेनेबल कैसी है। अच्छा, पटिशनर का वकील नहीं था, पटिशनर खुद मौजूद नहीं था। वो केस में उन्होंने नोटिस किया, दो इनकी जो हमारी बहन है, इनकी जमात के 2 लोग हैं, मतलब उनको अमाइकस क्यूरे बनाते हैं उसके अंदर, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह और हमारे बड़े भाई हैं अशतर औसाफ साबिक अटर्नी जनरल, उनको वो बनाते हैं और उनको काम करने से रोक देते हैं। पॉइंट इज दैट कि जी अभी तो आपने, और ऑफिस ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करते हैं कि ऑफिस ऑब्जेक्शन, और कहते हैं इसको नंबर, वो डायरी नंबर था, उसमें नंबर ही नहीं था उस पटिशन का, कहते हैं जी इसमें नंबर लगाओ, और इसको नंबर लगे, और इस पर उन्होंने फिर हुक्मनामा दे दिया कि जी मैं इनको काम करने से रोकता हूँ। ये वो नहीं कर सकते थे, कारण ये मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, ये अब मामला जो है सारा, एक तरफ ये केस भी चल रहा है, फिर कुछ और मामलात का भी जिक्र हो रहा है, 27वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र हो रहा है, और फिर जो बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए उन जो ग्रुप इस वक्त कंट्रोल में, उनका तो ख्याल यही है, अगर ये जस्टिस जहांगीरी का या 26वीं तरमीम, आपको पता है 26 तरमीम के केसेस 7 तारीख को फिक्स होते हैं। 7 अक्टूबर हमने फाइल किए थे पिछले साल, उसमें आप भी पिटीशन, बिल्कुल माशाल्लाह 1 साल के बाद वो फिक्स हुए हैं। तो उनका ख्याल है कि अगर उससे पहले ये फैसले आ जाते हैं तो उनके इलेक्शन में मुश्किल होगी। देखिए सारा, मैं समझता हूँ कि सबसे 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और ख़ासतौर पे बार काउंसिल का, क्योंकि उनका टेन्योर 5 साल का होता है और दैट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। तो ये बिल्कुल जो ग्रुप अभी इसका कंट्रोल में, वो चाहेंगे कि इसको मेंटेन करना। हमने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सही है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये दोनों फैसले इलेक्शन के बाद हो, उससे पहले ना हो। और इलेक्शंस अक्टूबर के एंड पे? जी हाँ, पहली बार काउंसिल के इलेक्शन, देखिए प्रोविंशियल बार काउंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर को होने। सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा आखिर में होता था, जो इस दफा कमेटी है उसने 16 तारीख को इलेक्शन रख दिया है सुप्रीम कोर्ट बार का। और ये हर हाल में देखिए जो कोशिश होगी कि इन 2 बॉडीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए हमारा जो एक मौक़िफ़ है, जो उसूली मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम में इस मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया, खासतौर पर जुडिशरी को कर दिया, और आपके सामने सारे चीज़ें आ रही हैं आपके किस तरह से। देखें जुडिशरी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सही थी या गलत था, देखें, लेकिन एग्जैक्ट देखिए मेरा केस क्या होता है, मेरा आपका बहन का हमारे केस जो होता है, हम सरकार के खिलाफ केस होता है, वो पटिशंस होती है ना जो गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर उसमें रिलीफ आदमी को ना मिले, ना हम कहाँ जाएं, और अब यहाँ देखें जजेस रिलीफ मांग रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रही। सिंध के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जो उस दिन वहाँ तमाशा हुआ उसमें आप देखिए, तो ये सारी चीज़ अगर इस तरह से कंट्रोल कर ली जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए आम आदमी को कहते हैं जी आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, वो बड़े अरसे तक रहता है इंसाफ। मेन पटिशन जो होती है, सूट सिविल सूट नहीं होता, सिविल सूट तो होता है मेरा आपका झगड़ा हो गया, मेन होता है कि सरकार जो ऑर्डर्स करती है, जो गवर्नमेंट करती है, उसके खिलाफ हम चैलेंज करते हैं। रिट की ये रिट है ना जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, सिविल कोर्ट के पास तो रिट की जुरिसडिक्शन ही नहीं होती। तो ये चीजें अगर आपने उसको भी कंट्रोल कर, मर्जी के आपके फैसले
आने लगे और लोगों को इंसाफ ना मिले तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यही बात मैं आपको बताता चलूँ, जब निक्सन का केस हुआ तो निक्सन का जो प्रोसिक्यूटर था उसको वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी अपॉइंट हुआ, जो बाद में वाटरगेट की बात आर्चीबॉल्ड, उसने अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं डीए बना, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी डेप्यूटी पढ़ने के बाद, तो मैं मुझे कुछ अरसे के बाद मुझे सैक कर दिया मेरे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने। तो मैंने कहा सर मैंने तो सारे केसेस जीते हैं। उन्होंने कहा जब भी तो मैं तुम्हें सैक कर रहा हूं, अगर सरकार सारे केस जीत जाए तो सिस्टम पे से एतमाद उठ जाएगा। आप उसकी किताब पढ़ लें आर्चीबॉल्ड कॉक्स की, ये है अमेरिका के अंदर चीजों पे कि आपका एतमाद जो होता है कि आपको सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आपको फैसले मिले। लेकिन अगर जैसे पहले पता हो, वो कहते थे जी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से पता, अब हमें पता होता है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से अब क्या फैसले होंगे। सर ये जो बात की है हुमायूं मोहम्मद साहब ने कि ये इस बेंच को नहीं सुनना चाहिए, तो क्या उस बेंच के ऊपर कोई इतराज हो सकता है? जी हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसके अंदर हम कहें फुल कोर्ट सुने, लेकिन उनका जो जजेस का व्यू है कि 26वीं तरमीम के बाद यही फुल कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकती है। और बात सही है मोहम्मद साहब की कि ये सारी जो बेंच बनी है 26वीं तरमीम के थे, अब तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है। पता नहीं वहाँ तक केस चले, उससे पहले ही 27वीं तरमीम आ जाए और उसमें जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए और क्या उसके अंदर चीज़ें हों वो तो सामने आ जाएंगी। लेकिन बिल्कुल सही बात है, देखिए शुरू में बात हुई थी, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला किया था अक्सरियत से कि फुल कोर्ट सुने, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फैसला नहीं किया, बेंच नहीं बनाई और फिर वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आ गई। अब ये हमारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है कि जी आप फुल कोर्ट बनाए, लेकिन उनका व्यू है कि 26 तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं। ठीक है, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत और एक सवाल मैं पूछ लूं, एक सवाल मैं पूछ लूं क्विकली 10 सेकंड्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना वो एक्सपीरियंस है? सर ये तो जज रहे हैं बहुत अरसे से, तो ये तो सब जजेस जो होते हैं आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ये जज रहे हैं, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सर वो जजों का तो सबको ही एक्सपीरियंस होता है।